हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुले आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीड साइकोलॉजी के डेली टेस्ट सीरीज की आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीएफ 2005 से संबंधित प्रश्नों के विषय में। ये जो टॉपिक है वो आपकी यूनिट नंबर 5 का टॉपिक है। देखते हैं इसमें से किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो पूछ रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बात की गई है। किसके विषय में की गई है दोस्तों? ज्ञान स्थायी व दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है और उसकी संरचना की जाती है। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्रित होने पर बल देता है, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित होने की बात करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? अच्छे से ऑप्शन को पढ़िएगा और बताइएगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में जो बात की गई है वो इन ऑप्शन में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1। ये कहता है कि ज्ञान स्थायी है और ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है और ज्ञान की संरचना की जाती है दोस्तों। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें अगले प्रश्न की। दूसरा हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? कि जो परीक्षा संबंधी सुधार होने हैं, इनमें से कौन सा सुधार इसके द्वारा सुझाया गया है दोस्तों, वो हमें बताना है। खुली पुस्तक समीक्षा, सतत निरंतर और व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, या फिर उक्त सभी। क्या है दोस्तों परीक्षा सुधारों से संबंधित कार्यक्रम जो इसमें सुझाया गया है, जो इसमें बताया गया है? तो दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4। इन सभी के विषय में बात की गई है, चाहे वो खुली पुस्तक समीक्षा हो, सतत निरंतर और व्यापक मूल्यांकन हो, या फिर सामूहिक कार्य मूल्यांकन हो। तो ये सभी तथ्य हमारे बिल्कुल सही है। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन किया गया है। क्यों बहुभाषा का जो समर्थन किया गया है वो क्यों किया गया है दोस्तों, आपको ये बताना है। ये एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक खुद को सुरक्षित महसूस करता है। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक जो है वो पीछे न छूट जाए। यह बालकों पर अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा, आत्मविश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा, या फिर ये सारी बातों का समर्थन करता है। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? इनमें से सही आंसर हमें बताना है। तो दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4। ये सभी कथन हमारे सही हैं। इन सब का समर्थन करता है एनसीएफ 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। इनमें से किसको ज्यादा महत्व देता है? ये गुणवत्ता आयाम शीर्षक जो इसमें आता है उसमें किसको अधिक महत्व दिया गया है? भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। किसके विषय में बात की गई है दोस्तों? इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है। तो दोस्तों, आई होप आपने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे अच्छे से। तो चेक करिएगा, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4। बालकों के लिए संरचित अनुभव और पाठ्यक्रम सुधार को ये अधिक महत्व देता है। इसके बाद में देखिएगा अगला हमारा प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? यहाँ इस पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है जिसकी अपने बात कर रहे हैं दोस्तों। कौन सा इसमें शामिल नहीं है? स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना, दिगम को रटना विधि को अधिक सुविधाजनक बनाया जाना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने की बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए, समृद्ध विकास के लिए पाठ्यचर्या प्रदान करना। कौन सा इसमें शामिल नहीं है दोस्तों? कौन सा सही नहीं है? कौन सा मार्गदर्शक सिद्धांत इसमें नहीं आता है दोस्तों? तो दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, अधिगम को रटना। ये रटने का तो निषेध करता है दोस्तों, और यहाँ पर बात की जा रही है कि इसे और अधिक सुविधाजनक बनाया जाए। ये बात गलत है, इसलिए यही हमारा सही आंसर होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ किससे प्राप्त की है दोस्तों? संज्ञानात्मक सिद्धांत से, मानवतावाद से, व्यवहारवाद से, या फिर रचनावाद से? एनसीएफ 2005 जो है इसने अपनी समझ किस सिद्धांत से या किस वाद से प्राप्त की है दोस्तों, आपको बताना है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, रचनावाद से प्राप्त की है। किससे प्राप्त की है दोस्तों? रचनावाद से। तो ये हमारा सही आंसर है।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में क्या है दोस्तों? अधिगम के बारे में पूछा जा रहा है। अधिगम की दो बातें यहाँ हमें लिखनी है। क्या वो निष्क्रिय और सरल है, सक्रिय और सामाजिक है, निष्क्रिय और सामाजिक है, सक्रिय या फिर सरल है दोस्तों? यहाँ हमें इन दोनों खाली स्थानों में दो शब्द इनमें से चूज करके भरने हैं। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, ये है सक्रिय है और सरल है। इसके बाद में देखिएगा अगला जो हमारा प्रश्न आता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है कैसी होनी चाहिए दोस्तों? शिक्षक की भूमिका अधिनायकवादी, अधिनायकीय या फिर अनुमतिपरक या फिर सुविधादाता या फिर सत्तावादी, कौन सी होनी चाहिए दोस्तों? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? अधिनायकीय है, अनुमतिपरक है, सुविधादाता है या फिर सत्तावादी है दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, वो केवल एक सुविधा प्रदाता है इसके अंदर। तो दोस्तों उसके बाद में बात करें अगले प्रश्न की। एनसीएफ 2005 जो है वो बल देता है, बदल नहीं देता है, इसको बल कर लीजिएगा दोस्तों। किस पर बल देता है? करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर या फिर ये सभी, इन सभी पर बल देता है। किस पर बल देता है दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, ये करके सीखना पर बल देता है। इसके बाद में देखिएगा एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? इन चारों में से हमें बताना है कौन सा हमारा सही ऑप्शन होगा। सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। केवल एक सही है, दोनों 1 व 2 सही है दोस्तों। क्या है सही आंसर हमारा इनमें से? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, ये दोनों ही कथन सत्य हैं। यानी सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, तो ये दोनों कथन हमारे बिल्कुल सही हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण हैं। इन चारों में से आपको अच्छे से रीड करना है और फिर बताना है कि गलतियां किस कारण से महत्वपूर्ण है। यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह अध्यापकों द्वारा बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो चेक करिएगा, वो है नंबर 3, यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। इसलिए गलतियां भी क्या है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिएगा, एनसीएफ 2005 के बारे में इनमें से सही कथन है, कौन सा सही है दोस्तों? यह भारत के विद्यालय शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है या फिर इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। एनसीएफ के बारे में इनमें से सत्य कथन कौन सा है उसका चयन आपको करना है। यहाँ सही कथन आपको पहचानना है। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं 2 के विद्यार्थियों के मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोस्तों? लिखित परीक्षा के आधार पर, मौखिक परीक्षा के आधार पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर, परीक्षण के आधार पर। एनसीएफ 2005 जो कहता है कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के मूल्यांकन का तरीका क्या होना चाहिए वो आपको बताना है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4, परीक्षण के आधार पर किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? समावेशी, एकीकृत, विशेष या फिर नियमित? एनसीएफ 2005 जो है वो किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है दोस्तों? आपको बताना है सही आंसर। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है समावेशी, एकीकृत, विशेष या नियमित। क्या होगा? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 1, समावेशी को प्रोत्साहन देता है। एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला एनसीएफ 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए?
एक बालक है, उसको देखने में कुछ समस्या है, तो उसको आप कौन से विद्यालय में शामिल करेंगे दोस्तों? क्या होना चाहिए हमारा सही आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, उसे हम समावेशी विद्यालय में प्रवेश दिलाने का कार्य करेंगे। कौन से विद्यालय में दोस्तों? समावेशी विद्यालय में प्रवेश उसको दिलवाएंगे। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में निम्न में से असत्य कथन का आपको चयन करना है और आपको बताना है इनमें से असत्य कौन सा है दोस्तों। क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो क्या विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना है, या फिर देखिएगा दोस्तों वो है ज्ञान को बाह्य ज्ञान से जोड़ना है, या देखिए राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना है, या परीक्षा में लचीलापन होना है। दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में निम्न में से असत्य कथन का हमें चयन करना है। दोस्तों हमें बताना है इनमें से असत्य कथन जो है वो कौन सा होगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, ये असत्य है। ज्ञान को बाह्य ज्ञान से जोड़ना, ये सही है। राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना, ये भी सही है। परीक्षा में लचीलापन होना, ये भी सही है। दोस्तों पहला असत्य है। उसके बाद में हम बात करें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। इनमें सूचीबद्ध किसको किया गया है दोस्तों? महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, शांति शिक्षा को अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए। तो दोस्तों क्या होगा सही आंसर? इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ये हमारा सही आंसर है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? कौन सा सुझाया गया है दोस्तों? 2005 में परीक्षा सुधारों में निम्न में से किसे सुझाया गया है? तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? खुली पुस्तक समीक्षा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, या उपयुक्त सभी। हमारा जो सही आंसर है दोस्तों वो है नंबर 4। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के विषय में, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधार को सुझाया गया है? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा आयोजित करना, प्रतियोगी परीक्षाओं को ऐच्छिक बनाना, या फिर सभी। यहाँ बताना है किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा नंबर 1, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग शामिल नहीं है? कौन सा भाग शामिल नहीं है वो बताना है दोस्तों। अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान न करना, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। देखिए क्या कहा हमने, कौन सा भाग शामिल नहीं किया गया है, ये हमें पहचानना है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, ये शामिल नहीं है। तो फिर शामिल क्या है? रटने को महत्व न दिया जाए, यानी ये महत्व नहीं दिया जाएगा। पुस्तकों से इतर ज्ञान को भी महत्व दिया जाएगा, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ने की बात की गई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।